नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों तो चलते हैं अपन मुहावरे के अगले पार्ट पर। तो दोस्तों देखिए, अगला जो पार्ट है अपन का, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि बात का धनी। किसका धनी दोस्तों? बात का धनी। तो ये बात का धनी से तात्पर्य होता है वायदे या वचन का क्या होता है? पक्का। दोस्तों आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए कि अपने यहाँ जो क्षत्रिय वंश से जिन्होंने अपना शासन किया था उनके नाम आज भी अपन लेते हैं। बात करें दोस्तों चित्तौड़ की, तो ये चित्तौड़ जो घराना है दोस्तों, ये अपनी बात का क्या था? धनी था। जो वचन दे दिया वो पत्थर की लकीर हुआ करता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बात का धनी। अगली बात करूं दोस्तों तो ये है बाल की खाल निकालना, जिसको हम कहते हैं गहन जांच करना। क्या करना? गहन जांच करना। दोस्तों जब कोई केस सामान्य रूप से अगर अपन देखते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रशासन उसे क्या करता है? सीबीआई को सौंपता है। और सीबीआई को सौंपता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब बाल की खाल निकालेंगे। वो सीबीआई वाले क्या करेंगे? बाल की खाल निकालेंगे। क्योंकि सीबीआई वालों की जो जांच होती है दोस्तों इतनी गहन होती है कि वे उसकी तह तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? तह तक। ये ध्यान रखना। तब कहते हैं कि सीबीआई वाले तो बाल की खाल निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल बाका ना होना। क्या कह रहा है? बाल बाका ना होना, जिसका अर्थ है कुछ भी हानि ना होना। कुछ भी हानि ना होना। देखिए दोस्तों, कई बार अपन ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि पक्ष और विपक्ष की बातें सुनकर पता चलता है कि विपक्ष की जो पार्टी है वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती है, क्योंकि हम इतने सुदृढ़ हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम उस पर्वत की भांति अटल है। चाहे कितने ही तेज तूफान आए, चाहे कितनी आंधी आए, चाहे कितनी बारिश आए, लेकिन ये सारी चीजें हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है बालू की भीत होना। ये दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है और आ चुका है, ये ध्यान रखना। क्या कहा उसने? बालू की भीत होना। क्या होना? बालू की भीत होना। जब अपन बालू की भीत का बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि अस्थिर, या फिर अपन इसको कह सकते हैं क्षण भंगुर होना। क्योंकि दोस्तों बालू का तात्पर्य है आपके मिट्टी, और मिट्टी की जो दीवार होती है, भीत का तात्पर्य दीवार से है, ये ध्यान रखना। दीवार से है। किससे है? दीवार से। और जो मिट्टी की जो दीवार होती है दोस्तों वो स्थायी नहीं होती है, किस समय गिर जाए कोई पता नहीं, वो क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए ही होती है। तो अपन ये देख सकते हैं कि अस्थिर है, जो क्षण भंगुर है, यानी कि अपने कुछ कार्य जो स्थानीय सत्ता जो करवाती है वो बालू की भीत की तरह होती है, अस्थिर होती है। अगला है बीड़ा उठाना, जिसका तात्पर्य है दोस्तों यह है कठिन कार्य करना। बीड़ा उठाना मतलब
कठिन कार्य करने के उत्तरदायी लेना। क्या लेना? उत्तरदायी लेना। ये होता है बीड़ा उठाना। जैसे कि दोस्तों हमने ये बीड़ा उठाया है कि 4th ग्रेड कर्मचारियों को जो भर्ती 4th ग्रेड कर्मचारी की जो भर्ती आई है दोस्तों, उसमें हमारे विद्यार्थियों को चयनित कराने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। ध्यान रखना दोस्तों, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बस चाहते यही है कि आप इस परीक्षा में अपना मुकाम हासिल करें। यही हमारा बीड़ा है और ये हमने पूरा तन और मन से उठाया है। सहयोग आपका है, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सीट मिलेगी। बाकी की परवाह मत कीजिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अगला पॉइंट आता है भगीरथ प्रयत्न, जिसको हम कहेंगे कठिन परिश्रम करना। ये भगीरथ जो प्रयत्न है दोस्तों, ये बहुत कठिन परिश्रम की बात हम करें तो देखिए दोस्तों कि गंगा नदी को इस पृथ्वी पर लाने का जो कार्य जो किया था वो किया था राजा भगीरथ ने। इसीलिए आज भगीरथ को याद करते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि कठिन परिश्रम करना, ये समझ लीजिए कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन परिश्रम करना जैसा है, भगीरथ प्रयत्न जैसा है। भिग्गी बिल्ली, बिल्ली में मात्रा गड़बड़ कर दी इन्होंने, बिल्ली ये लीजिए अपने सुधार कर दिया है। भिग्गी बिल्ली यानी कि डरपोक होना। जैसे कि 4 व्यक्तियों को सामने देखकर जो अभी कह रहा था कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, मैं अकेला सामना करने की हिम्मत रखता हूं। लेकिन 4 व्यक्ति लठ लेकर आए और वो भिग्गी बिल्ली बन गया। ये सीधा सा बताता है कि वो कितना डरपोक है। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। दोस्तों भीष्म ने एक जो प्रतिज्ञा ली थी उसने अपने पिता के लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अर्थात जब उसके पिता को एक कन्या पसंद आ जाती है, कन्या पहले एग्री होती है लेकिन उसके घर वाले एग्री नहीं होते हैं। लेकिन जब उसके घर वाले एग्री होते हैं तो उनके सामने एक कंडीशन रख देते हैं कि भाई मुझे यानी कि मेरी पुत्री की कोख से जो भी संतान उत्पन्न होगी आपका उत्तराधिकारी यही होगा। पिता ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि नहीं यार, मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है अर्थात कौन, भीष्म। ये भीष्म तो नाम बाद में पड़ा, ध्यान रखना, गांगेय गंगा का पुत्र था ये। तो कैसा अब ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब गांगेय ने देखा कि पिता उनके वियोग में उनकी हालत गड़बड़ हो रही है तो उन्होंने जाके निवेदन किया कि आप मेरे पिता के साथ विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, आप इतने बलिशाली हो, मैं आपका वचन तो समझ सकती हूँ, लेकिन कल को आपकी संतान होगी वो आपकी तरह बलशाली होगी और वो मेरी संतान को बिल्कुल दबा देंगे। तब गांगेय ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अर्थात मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो आपके बच्चे यानी कि मेरे भ्राता वही क्या होंगे, इसके उत्तराधिकारी। तो उसके बाद में गांगेय का नाम क्या पड़ा, भीष्म, क्योंकि उन्होंने बहुत ही
जो ये प्रतिज्ञा ली थी वो भीष्म प्रतिज्ञा थी, अर्थात दृढ़ निश्चय। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें अभी क्या लेनी पड़ती है? भीष्म प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय होना चाहिए दोस्तों, बाकी तो सारी चीजें स्वतः ही हो जाएगी। उसके बाद में आता है भुजा उठाना। क्या उठाना? भुजा उठाना, जिसका अर्थ है विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। दोस्तों घर में भी अपन देख सकते हैं कि जब सबकी सहमति होती है तो वो कार्य आराम से होता है, लेकिन अगर परिवार के सदस्यों में से अगर एक ने भी अपनी भुजा उठाने का कार्य कर दिया तो वो कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होता, क्योंकि उसने अपना विरोध प्रकट किया है। और विरोध प्रकट किया है तो मैं ये मानता हूं कि वो हर चीज के अंदर उसके पक्ष में होने का बोध नहीं कराएगा, क्योंकि वो बीच बीच में अपनी टांग अड़ाने का ही कार्य करेगा। इसलिए कहते हैं भुजा उठाना। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है आपका वो है दोस्तों कि भूत सवार होना। भूत सवार होने का जो अर्थ है वो है काम करने की धुन लगना। जब काम करने की धुन लग जाती है दोस्तों तो उसके लिए ही पॉइंट बनता है क्या? भूत सवार होना। कई लोग देखते हैं, अपन स्वयं देखते हैं कि पढ़ाई का भूत उसे ऐसा लगा कि सर जब तक मैं इस भर्ती को क्रैक ना कर दूं तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। तो हम क्या कहते हैं, देख इसको तो पढ़ने का भूत सवार हो गया है। अरे भाई, वो अपने काम की ऐसी धुन लगी है पढ़ने में, वो फिर उसे भूख प्यास कुछ नहीं दिखेगी। कई बार कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और भागो, दौड़ो, तब तक दौड़ते रहो जब तक सफलता आपके कदमों को ना छुए। दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो घुटनों के बल चलो, घुटनों के बल नहीं चल सकते हो तो रेंगो, लेकिन एक स्थान पर पड़े मत रहो। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। वो है आपका, ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। ये स्लाइड है दोस्तों, देखिए हमने कहा मक्खियां मारना। क्या मारना? मक्खियां मारना। मक्खियां मारना का अर्थ होता है दोस्तों बेकार बैठे रहना। बेकार में देखो, ये बे उपसर्ग है और ये कार है। सॉरी, कार का मतलब होता है करना, बे बोले तो बिना। जब कोई कार्य नहीं है तो हम बिना कार्य के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में होता है आपका मक्खियां मारना। हम देखते हैं दोस्तों, सामान्य स्थिति की ओर बढ़े अगर अपन, तो देखिए जितने भी दुकानदार हैं तो उनमें से अमूमन दुकानदारों का अपन ले, जैसे कि कोई कपड़े का व्यापारी है, उसकी अच्छी सी दुकान है, लेकिन दोस्तों वो दुकान 12 महीना एक समान चले नहीं, क्योंकि नेचुरल बात है, कपड़े तो सभी पहनते हैं, लेकिन जैसे सर्दियों की सीजन आती है, ठीक है ना, तो उस समय भीड़ पड़ी रहती है। और जब शादियों की सीजन निकल जाती है उसके बाद में अपने यहाँ कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें कोई शादी का कोई संकेत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति वो दुकानदार बैठे बैठे मक्खियां मारने का ही काम करते हैं, क्योंकि बेकार है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने यहाँ कुछ तारा लगना, ये कुछ श्राद्ध पक्ष का होना, उसमें मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति वो 10, 15, 20 दिन तक उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं होता। ठीक है, कोई इक्का दुक्का आ जाए वो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जिस व्यक्ति को सांस खाने तक का समय नहीं था, आज वो बैठा बैठा क्या कर रहा है? मक्खियां मार रहा है। मक्खी चूस होना।
क्या है, मक्खी चूस होना। और मक्खी चूस में ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ आपके मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ आपके हैं केवल मक्खी चूसना। ये देखिए क्या है, मक्खी चूस होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत कंजूस होना। बिल्कुल दोस्तों, एक मक्खी चूस होता है, ध्यान रखना, जिसका अर्थ होता है कंजूस होना। एक होता है दोस्तों मितव्ययी, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। मितव्ययी, देखो मितव्ययी और कंजूस होने में क्या अंतर है। देखो मक्खी चूस होना जैसे कहता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी है और वो ये सोचता है कि यार मैं कुछ हल्का फुल्का भी नाश्ता कर लूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार छोड़ो ना यार, 2 घंटे बाद तो वैसे ही घर पहुंच जाएंगे। वो होता है मक्खी चूस होना, पैसा नहीं खर्च करेगा। और मितव्ययी का अर्थ क्या होता है, बहुत जोरों की भूख लगी है और उसे पता है कि मैं 2 घंटे में घर भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये 2 घंटे निकालना उसके लिए बहुत ही असहनीय है भूख के मारे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेगा। हल्का फुल्का नाश्ता कर लेगा, तब वो क्या कहलाएगा, मितव्ययी। और यदि वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि यार ये तो पूर्ण रूप से मक्खी चूस है। पूर्ण रूप से क्या है, मक्खी चूस है। अगला देखिए दोस्तों, पॉइंट हमारे सामने आता है, वो है दोस्तों मन के लड्डू खाना। क्या है, मन के लड्डू खाना। अब मन के लड्डू की बात करें दोस्तों, तो इसमें पॉइंट बनता है हमारा कोरी कल्पनाएं करना। तो यहां अपन देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम बात करते हैं कि मन के लड्डू खाना अर्थात कोरी कल्पनाएं करना, ध्यान रखिए दोस्तों, क्रिया करने से होती है, बैठे बैठे जो क्रियाएं होती है वो आपके पक्ष की नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में जब आप मन के लड्डू खाते हो दोस्तों, तो ये एक घातक परिणाम होता है, क्योंकि आप केवल कोरी कल्पनाएं कर रहे हो बिना क्रिया किए हुए। और जब तक क्रिया नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा उदाहरण मैं और भी ले सकता हूं, जैसे कि नौकरी लगी नहीं और हमने मन के लड्डू खाने शुरू कर दिए, बस ये होगा, यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, ये आधारभूत सुख सुविधा मिल जाएगी, एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये होता है मन के लड्डू खाना। अब देखिए दोस्तों आगे, माई का लाल। क्या कहा, माई का लाल। ये होता है दोस्तों साहसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए होता है, साहसी व्यक्ति के लिए होता है माई का लाल। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, कोई मुझसे भिड़ के तो देखे, कौन है माई का लाल जो मेरा सामना करेगा। यानी कि साहसी व्यक्ति के लिए है। देखिए दोस्तों, दंगल के अंदर, दंगल का अर्थ होता है अखाड़ा। अखाड़ा में जो पहलवान होते हैं वो चुनौती देते हैं, है कोई माई का लाल जो मुझसे भिड़ सके, यानी कि है कोई साहसी व्यक्ति जो मेरा सामना कर सके। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो का अर्थ होता है महामूर्ख व्यक्ति।
मिट्टी का माधो बोले तो महामूर्ख व्यक्ति। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कहूं कि एक तो होता है मूर्ख, और ध्यान रखना मूर्खों में विशेषण का प्रयोग करने का कार्य नहीं है, वो अपने आप में एक विशेषण ही है, लेकिन उससे भी ऊपर महामूर्ख। जैसे आपको याद होगा, अपने एक पॉइंट और पढ़ा था, बच्चिया का ताऊ बोलना, ठीक है ना। ऐसे कई पॉइंट है जिसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ मिट्टी का माधो से तात्पर्य केवल महामूर्ख व्यक्ति से। देखिए, सामने नौकरी थी और उसने केवल यह सोचकर ज्वाइन नहीं किया कि यार इतनी दूर कौन जाएगा, परिवार से कौन अलग होगा। तो दोस्तों, उसे हम मिट्टी का माधो ना कहे तो और क्या कहें। मुख पर कालिक पुतना, मुख पर कालिक पुतना अर्थात कलंकित होना। क्या होना, कलंकित होना। ध्यान रखें दोस्तों कि चाहे किसी भी कार्य के अंतर्गत कुकर्म करने के बाद जब व्यक्ति की छवि खराब हो जाती है तो कहते हैं कि उसने तो मेरा मुख पर कालिक पोत दी। क्या कर दिया, उसने तो मेरे मुख पर कालिक पोत दी। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो बहुत ही क्या है, कलंकित करने वाला कार्य किया है। क्या किया है, कलंकित। कुकर्म किया तो कलंकित कार्य ही होगा। बुरे कर्म जिसको हम कहेंगे, अब देखो बुरे कर्म में कई आते हैं, जैसे कि चोरी करते पकड़े गए तो इससे परिवार के हर सदस्य के मुंह पर कालिक पुत गई। किसका बच्चा, फलाने का, किसका भाई, फलाने का, किसका देवर, फलाने का। देखो पूरे घर की क्या हो जाती है, मिट्टी प्लीत होती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, मुंह में पानी भर आना, जिसका अर्थ होता है जी ललचाना। जब कोई खाद्य वस्तु, आपकी रुचिकर वस्तु आपके सामने हो तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके मुंह में पानी ना आए। 100% उसके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, अर्थात उसका जी ललचाने लग जाता है कि कब ये वस्तु मेरे मुख के द्वार तक पहुंचेगी और अंदर होने के बाद में मैं उसका क्या लूंगा, स्वाद लूंगा। तो दोस्तों, मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ने का अर्थ होता है कार्य से विमुख होना। क्या होगा दोस्तों, मुंह मोड़ने का मतलब है कार्य से विमुख होना। यानी कि जब आप उस कार्य से विमुख, वि धन मुख, वि ध्यान रखना, वि धन मुख। वि का दो अर्थ होता है, एक तो होता है विशेष, दूसरा अर्थ होता है भिन्न। यानी भिन्न बोले तो दूसरा, यानी कि जब आप उस कार्य को करते हुए उस कार्य से जुड़ना ही नहीं चाहते, मुंह मोड़ लेते हो, तब कहते हैं क्या, मुंह मोड़ना। जैसे कि दोस्तों घर के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, बहुत ही बढ़िया, और सोचा क्या परिवार के इतने सदस्य है, क्यों अपन कलर वाले को बुलाए, अपन खुद ही कलर कर लेंगे। लेकिन एक साथी ने अपना मुंह मोड़ लिया, नहीं यार मुझे नहीं करना ये वो क्या हो गया, कार्य से विमुख हो गया, क्योंकि उसे ये कार्य करना अच्छा नहीं लगता। दूसरा उदाहरण और भी ले सकते हो आप कि उसने कार्य करते करते अचानक अपना मुंह मोड़ लिया, यानी कि जिस कार्य के अंदर वो कर रहा था अचानक उसने वो कार्य ही छोड़ दिया। ये होता है कार्य से मुंह मोड़ना। मुट्ठी गर्म करना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों रिश्वत देना। क्या होता है, रिश्वत देना। दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोगों को हम लेवें सामने, तो कहीं डिपार्टमेंट की बात कर लें या किसी अन्य की बात कर लें, जहां दोस्तों उत्कोच का प्रयोग होता है। देखिए उत्कोच का मतलब ही क्या होता है,
रिश्वत। क्या होता है उत्कोच का मतलब? रिश्वत होता है। तो देखिए, अपनी फाइल आगे बढ़ानी हो तो मुट्ठी तो गर्म करनी पड़ेगी। बाबू को बोला कि यार थोड़ी सी फाइल जल्दी पहुंचा दे तो मेरा भी काम हो जाएगा। अब बाबूजी नंबर तो आएगा तब करूंगा ना। चुपके से जाके उसकी मुट्ठी गर्म कर दी, यानी कि 100-500 का नोट। भाई अब हाथों हाथ वो काम आपको, यानी कि उसका परिणाम आपको सामने नजर आ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मुहर्रम में सूरत होना। मुहर्रमी का अर्थ होता है दोस्तों रोनी सूरत, क्योंकि ये एक मुहर्रम करके आता है कार्यक्रम है, जिसके अंदर ये एक मुहर्रम एक प्रकार का शोक का है। शोक का, किसका है? शोक का। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि अपने एक चैप्टर आया था नौबत खाने में इबादत है, ठीक है ना, जो कि सबसे अच्छी, वो क्या बोलते हैं, बजाते थे, नौबत खाने में इबादत। और वो जो आपके, उसका नाम है कुछ, जो मतलब फोक यंत्र हैं, और जिसको हम सुशील वाद्य भी कह सकते हैं, और उसका नाम, ये एक मतलब नरकट के नाल से बनाई जाती हैं। नौबत खाने में इबादत, उसमें ये मुहर्रम का एक पार्ट बताया गया था, जिसके अंदर वो उनके पुत्र की मतलब मृत्यु हो गई थी, इसके लिए ये क्या रखते हैं? शोक रखते हैं। और जब बेटा शोक की बात की जाती है, सहनाई, मैंने कहा ना मेरे माइंड में वो चल रहा है, वो याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। सहनाई, ध्यान रखना, सहनाई के जो महान सम्राट कह दूं मैं, तो उन्होंने अपने उस चैप्टर के अंतर्गत बताया था कि मुहर्रम के अंदर जो उनके धार्मिक जो गुरु है, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, इस कारण वो क्या करते हैं कि इतने दिनों का क्या रखते हैं? शोक रखते हैं। अर्थात इतने जो भी मुहर्रम का जो समय होता है, दिवस होते हैं, इतने दिवस तक वो सहनाई को नहीं बजाते हैं। तो दोस्तों नाम से पता चलता है रोनी सूरत, क्योंकि शोक में हमेशा रोनी सूरत ही होती है। आप चाहते हो कि भाई हंसते हुए न हो, देखिए आप खुद कई प्रकार से। तो ये होता है दोस्तों मुहर्रमी सूरत होना, अर्थात ये एक शोक का बोध कराता है, और शोक का बोध कराता है तो उसकी सूरत कैसी होती है? रोनी सूरत होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, और ये पॉइंट है दोस्तों कि मेंढकी को जुकाम होना। बड़ा प्यारा है। क्या कहा उन्होंने? मेंढकी को जुकाम होना, यानी कि दोस्तों छोटों द्वारा नखरे करना। अगर मैं इसका एक सामान्य अर्थ लूं दोस्तों, तो यह मेंढकी, इनका जो समय है, उनका जो स्थान है, वो पानी का ही है, कीचड़ का ही है। तो भला अगर पानी में रहकर या कीचड़ में रहकर भी अगर उसको जुकाम लग जाए, ये संभव नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ लगता है कि छोटों के जो नखरे करना होता है, वो दर्शाता है कि मेंढकी को जुकाम होना। जैसे आप देख सकते हो परिवार में जो अपने छोटे होते हैं, कभी कभी उनके भी नखरे भारी होते हैं, तब अपन के मुंह से स्वतः ही निकल जाता है कि देख देख आज तो मेंढकी को भी जुकाम लग गया है। तो ये होता है दोस्तों छोटों द्वारा जो नखरे करने का जो काम होता है, उसको ही क्या कहते हैं? मेंढकी को जुकाम होना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए,
रंग में भंग पड़ना यानी कि मजा किरकिरा होना। इसके तो दोस्तों इतने खतरनाक खतरनाक ढेरों उदाहरण हैं जिसकी अपन, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखिए दोस्तों, रंग में भंग पड़ना जिसका अर्थ होता है मजा किरकिरा करना। दोस्तों यहां अपन देख सकते हैं सीधा सा पॉइंट है, रंग में भंग पड़ना। जैसे कि दोस्तों पार्टी चली थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला देगी, और आंटी ने तो पुलिस बुला ली भाई, आंटी ने तो पुलिस बुला ली, और पुलिस ने आते ही डीजे बंद करो, क्या है ये, बंद करो इसको। तो ये होता है दोस्तों जो पार्टी का आनंद आ रहा था, डांस पार्टी चल रही थी, खाना चल रहा था, कोल्ड ड्रिंक चल रही थी, लस्सी पी रहे थे और सारे कैंडिडेट मस्ती में झूम रहे थे। अचानक पुलिस आ गई क्योंकि आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी ने पुलिस बुला लिया। अब देखो दोस्तों उनका जो मजा चल रहा था वो क्या हो गया, पूरा का पूरा किरकिरा हो गया। तब अपन क्या कहेंगे कि आंटी ने तो पुलिस को बुलाकर हमारी पार्टी में, पार्टी का जो रंग था उसमें भंग कर दिया। तो ये होता है रंग में भंग पड़ना अर्थात मजा किरकिरा होना। अगला देखो, अगला आता है रंगाश्यार होना। क्या होना, रंगाश्यार होना, जिसका अर्थ होता है ढोंगी या कपटी होना। क्या होना, ढोंगी या कपटी होना। क्योंकि दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो रंगा श्यार होना, रंगा श्यार का मतलब ही देखो रंगा, रंगा हुआ अर्थात उसने ढोंग किया है, दिखावटीपन जिसे अपन कहते हैं। तो ढोंगी या फिर क्या होना, कपटी होना। देख लीजिए अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके लिए कहे जितना कम है, वो आपके रंगा श्यार जैसा ही है। वो क्या है उनका, रंगा श्यार होना। ये मुहावरा सटीक बैठ रहा है उसका, क्योंकि वो ढोंगी है, एक नंबर का कपटी है, अपनी बात पे कभी कायम रह ही नहीं सकता है वो। ये देखो आप अगला पॉइंट अगर लूं दोस्तों तो वो होता है रंगे हाथों पकड़ना। क्या कहा है, रंगे हाथों पकड़ना, जिसका अर्थ है दोस्तों अपराध करते हुए पकड़ना। क्या करना, अपराध करते हुए पकड़ना। यानी कि दोस्तों जैसे कि अपन ये कहते हैं कि आज का जो टाइम है दोस्तों बहुत ही हाईटेक है, क्योंकि पूरा घर या दुकान पूरी आपके बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपने उसमें जगह जगह तीसरी नज़र लगा रखी है, जिसको अपन कहते हैं कैमरे। दोस्तों कौन आया, कौन गया, कितना समय वहाँ रुका, कल को अगर वो अपने ऊपर किसी प्रकार का इल्जाम भी लगा देता है तो भी हमारे पास उसका क्या है, आंसर है। भाई कैमरे चेक कर लो, क्या वाकई ये आया था कि नहीं आया था। उसी प्रकार से देखो कैमरे लगे हुए थे, देखा कि रात को चोर घुस के, सीधी पुलिस को सूचना दे दी, साहब ये कंडीशन, ये फुटेज है, वो चल रहा है, अंदर देख लो। पुलिस आई और देखा कि वो चोर अपने काम में तल्लीन थे, फटाफट जितना माल ले जा सकते हैं उतना ले जाओ। जैसे ही देखा कि पुलिस प्रशासन तो उसके आगे स्वागत के लिए तैयार है, बाहर निकलते ही तो ये देखा कि उसको रंगे हाथों यानी अपराध करते हुए पकड़ा है। इसी को कहते हैं दोस्तों रंगे हाथों पकड़ना। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आता है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होने का मतलब होता है भाग जाना। क्या है, भाग जाना। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं कहूँ कि
दो ग्रुप थे, ए ग्रुप और बी ग्रुप, दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा। जो कुछ समय पहले एक ग्रुप के उसके जो साथी थे वो कह रहे थे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन जैसे दोनों के बीच में टकरार हुई, खैच के दो तमाचे पड़े, साथ वाले तो क्या हो गए, रफू चक्कर हो गए। क्या हो गए, रफू चक्कर हो गए, अर्थात वहां से क्या हो गए, वो भाग गए। यही होता है दोस्तों रफू चक्कर होना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों राम बाण होना। क्या होना, राम बाण होना। वो होता है दोस्तों अचूक होना, क्योंकि देखो राम धन्य बाण, राम जी का बाण, अर्थात राम जी का निशाना कभी चूकता ही नहीं, अचूक निशाना है, इसीलिए होता है ये क्या, अचूक होना। कई बार अपन कहते हैं कि साहब यार इसको ये बीमारी लग गई, क्या करे क्या नहीं करे। अरे चिंता क्यों करते हो, फलानी जगह से ये दवा ले लो, रामबाण दवा है। रामबाण दवा बोले तो ये एक अचूक दवा है जो आपकी इस बीमारी को जड़ से मिटा देगा। उसी प्रकार से देखिए रामबाण इलाज करना, यही हुआ, क्या हुआ, वो रामबाण इलाज, यानी 100% उसका आपको क्या मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। अगला देखो दोस्तों रोड़े अटकाना। क्या है, रोड़े अटकाना, ये होता है दोस्तों रुकावटें डालना। यहां देखो कोई भी कार्य जब करते हैं और वहां जब राजनीति का खेल हो जाता है दोस्तों, तो राजनीति में क्या करता है व्यक्ति, अपना उल्लू साधने का कार्य करता है, आम जनता का वो ध्यान नहीं रखता। जैसे कि एक सड़क का निर्माण होना था, पार्षद ने उसकी भूमिका तैयार कर ली, भाई यहाँ से यहाँ तक ये सड़क बनेगी, अब बस बोल दो डामरीकरण की करनी है या सीसी की बनवानी है। तो उस मोहल्ले के कुछ सदस्यों ने तो कहा कि नहीं हमें तो डामरीकरण की चाहिए, कुछ ने कहा भाई रहने दे यार सीसी करवा लेते सही रहेगा, एक बार कर रही फिर वापस 5-10 साल बाद में कब बने कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन नहीं, तो इस प्रकार से उस सड़क निर्माण के अंदर उनके रहवासियों ने क्या किया, कार्य रोड़े डालने का कार्य किया है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों कि जब अगर अपन एजुकेशन की बात करें, भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है दोस्तों, तैयारी कर लो। लेकिन जैसे ही डेट नज़दीक आई और कुछ कारणवश उस भर्ती को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो उसके भर्ती के अंदर क्या हो गए, रोड़े अटकाने का कार्य शुरू हो गया है। क्या कहा मैंने, रोड़े अटकाने का कार्य शुरू हो गया है। जैसे वापस डेट आई तो उन्होंने कहा कि इस भर्ती को हम स्थगित कर रहे हैं, ये लो, और रोड़े अटकाना। किसी कार्य को करने के दौरान जब आपके बीच में इस प्रकार की रुकावटें आती है, उसी के लिए मुहावरा बना है रोड़े अटकाना। नेक्स्ट, लकीर का फकीर होना। क्या कहा, लकीर का फकीर होना, जिसका अर्थ है दोस्तों परंपरावादी होना, अर्थात अंधानुकरण करना। क्योंकि दोस्तों कई चीज़ें आज भी अपने यहाँ चल रही हैं जिसको अपन कहते हैं कि भाई ये अंधानुकरण है, परंपरावादी है, जिसको हम कहते हैं लकीर का फकीर होना। क्या कहते हैं, लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट देखो लाल पीला होना, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। क्या है अर्थ, क्रोधित होना। जब हम कहते हैं कि यार इस कार्य को करने हमें कार्य की इच्छा नहीं है, बार बार वो परेशान कर रहा है हमें, तो हम क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर लाल पीले हो जाते हैं, अर्थात क्रोधित हो जाते हैं। और इसी क्रोधित होने को जो मुहावरा बना है लाल पीला होना। देख लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में जब झगड़ा होता है तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट चलूंगा दोस्तों, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, जिसका अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना। क्या है,
बहुत कठिन कार्य करना। देखिए दोस्तों, लोहे के चने चबाना। जब परशुराम जी ने शिव धनुष टूटने पर अपना क्रोध प्रकट किया था और कहा था कि जिसने भी ये शिव धनुष अर्थात मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाओ। लक्ष्मण जी ने भी थोड़ा व्यंग्य कर दिया कि हे गुरुदेव, बचपन में तो हमने कई धनुषियाँ तोड़ी थी, तो आपको इस धनुष से इतना विशेष लगाव क्यों है? ये देखकर जो विश्वामित्र बैठे थे वहाँ पर, वो मन ही मन हंस रहे थे और वो सोच रहे थे कि परशुराम जी ने शक्कर की खांड समझ रहे, गन्ने की खांड समझ रहे हैं। वो वास्तविक रूप से गन्ने की खांड नहीं है, वो लोहे के चने हैं जिसको चबाना मुश्किल है। तो जो बहुत कठिन कार्य करना होता है उसके लिए आता है क्या? लोहे के चने चबाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगला पॉइंट है दोस्तों लोहा मानना। ये होता है प्रभाव स्वीकार करना। दोस्तों बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ, अभिमान के साथ कहता हूं कि आज का जो वर्तमान का जो भारत है दोस्तों, ये भारत अपना हर क्षेत्र के अंदर अपना लोहा मना रहा है। क्या कर रहा है? लोहा मनवा रहा है, यानी कि अपना प्रभाव जो है वो अपने प्रभाव को स्वीकार करा रहा है। अब वो पहले वाला भारत नहीं है जो चुपचाप सहन कर लेगा। तुम आए यहाँ, तुमने शासन किया, फूट डालो, राज किया, लेकिन आज का वर्तमान का जो भारत है वो तुम्हें भी अपने काबू में रखना जानता है। कहाँ क्या उत्तर देना है, यहाँ क्या डिसीजन लेना है। अब हमें औरों को पूछने की, उनसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ही प्रयोग होता है दोस्तों लोहा मानना। अगला है लोहा लेना, जिसका अर्थ है दोस्तों मुकाबला करना। क्या है अर्थ इसका? मुकाबला करना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों कि चाहे खेल का मैदान हो और चाहे युद्ध का मैदान हो, भारत लोहा लेने में अब आगे है। अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगला देखो विष उगलना। क्या है दोस्तों? विष उगलना, यानी कि किसी के विरुद्ध जली कटी कहना। ये आपको इसका उदाहरण तो मतलब काफ़ी जगह मिल ही जाएगा, मैं बता देता हूँ। चाहे अपने आस पड़ोस के लोगों को ले लीजिए, अगर आपके अंदर योग्यता है दोस्तों तो बढ़िए आगे। लोगों का तो काम ही है क्या? विष उगलने का। आप अपने कार्य के अंदर महारत कर लीजिए, बाकी तो जो चलेगा चलता रहेगा। जो लोग विष, क्योंकि उनका स्वभाव ही, नेचर ही यही है, वो विष उगलने का ही कार्य करते हैं। अगर दोस्तों आपके प्रति विष उगला जा रहा है तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल अपने सही प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों सबरी के बेर, अर्थात प्रेम पूर्ण दी गई तुच्छ भेंट। वस्तु भले ही तुच्छ है, लेकिन प्रेम पूर्ण जो भी वस्तु दी गई है वो अपने आप में तुच्छ होने के उपरांत भी बहुत श्रेष्ठ है। जब भगवान श्री राम को सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे, ध्यान रखना, लक्ष्मण जी को भी दिया था, लक्ष्मण जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। दोस्तों दंत कथाओं में बताया जाता है कि उसी बेर से ही संजीवनी बूटी बनी थी। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु भले ही तुच्छ हो, लेकिन जब वो एक प्रेम, एक लगाव के साथ जब वो भेंट की जाती है तो वो तुच्छ वस्तु भी क्या हो जाती है? श्रेष्ठ में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबरी के बेर। वही अगला देखो पॉइंट है आपका सेखी बगारना। सेखी बगारने का अर्थ है दोस्तों अपनी प्रशंसा करना। जब हम अपनी ही प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना भी होता है, लेकिन जब हम अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने करते हैं
तो वो सामने वाला मन में सोच लेगा कि भाई ये तो सेखी बगाड़ने का कार्य कर रहा है। क्योंकि दोस्तों प्रशंसा हमेशा औरों के मुंह से होती है, स्वयं के मुंह से नहीं होती है, ये ध्यान रखना। औरों के मुंह से होती है तो आपकी क्वालिटी भी उनके सामने आती है कि नहीं यार देखो यार वाकई बंदे के अंदर क्वालिटी है। तो दोस्तों शैतान की आंत, बहुत शानदार पॉइंट है ये। शैतान की आंत जिसका अर्थ है बहुत रहस्यमय होना, बहुत रहस्यमय होना। कई कार्य दोस्तों ऐसे होते हैं कि करने वाले को खुद को ही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि हमारा कार्य ये है। तो यही होता है दोस्तों शैतान की आंत, बहुत रहस्यमय होना। अगला देखिए, शैतान के कान कतरना, बहुत चतुर होना। क्या है? बहुत चतुर होना। दोस्तों जैसे अपन कहते हैं एक पॉइंट आता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है, एक होता है आपका शैतान के कान कतरना, यानी कि जो बहुत चतुर होगा, क्योंकि शैतान के तो नाम लेने पर ही हमें पता चल जाता है कि क्या है। तो शैतान के कान कतरना यानी कि इतना चतुर है वो, चतुर नहीं वो बहुत चतुर होना होता है। श्री गणेश करना जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ करना। क्या करना? प्रारंभ करना। देखिए दोस्तों चाहे अपन किसी भी रूप में अगर लेवें तो जैसे अपन ने कोई एक हमारा प्रतिष्ठान है, जैसे कि दुकान है, प्रतिष्ठान बोल दो, हमने शुरुआत की, आज उसकी क्या है ओपनिंग है, तो अपन क्या करते हैं कि श्री गणेश करना। आज से ही हमने कह दिया, आज से हम अपना कार्य करना शुरू करता था, आज से अपन क्या करते हैं उस कार्य का श्री गणेश करते हैं। यानी कि चाहे कुछ भी कार्य हो, चाहे दुकानदारी हो, जब वो प्रारंभ की जाती है तो वही होता है श्री गणेश करना। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सब्ज बाग दिखाना। क्या है? सब्ज बाग दिखाना, जिसको है लोभ दिखाकर बहकाना। ये अभी वर्तमान के अंदर इतना ट्रेंड चल चुका है दोस्तों कि आपको कूपन दिया जाएगा कि साहब कूपन के अंदर इनाम खुलेगा, आप इनाम लेने के लिए आपको साथ पूरी फैमिली के साथ आना है, नहीं तो ऑलमोस्ट पति पत्नी को तो आना ही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा है नहीं किया है, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट भी उन्होंने तैयार कर रखा है। चाहे कुछ भी हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, सबरी के बैर की तरह, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब वो वहाँ जाते हैं तो दोस्तों उनको इस प्रकार से समझाया जाता है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए, क्या अपने परिवार के लिए, क्या आप अच्छा मकान नहीं चाहते हैं? क्या बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका पूरा परिवार एक लग्जरी कार में रहे, जाए कहीं भ्रमण के लिए बाहर आउट ऑफ इंडिया? तो एग्जैक्ट यानी उसको दिल्ली का कांच दिखा दिया जाता है, अर्थात लोभ दिखाया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं बहकाने का काम। तो फिर आइए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी टीम के साथ, और अपने सपनों को साकार कीजिए। सांप सूंघना, सांप सूंघने का मतलब होता है दोस्तों सहम जाना। क्या है? सहम जाना। जैसे कि अगर मैं कहूं दोस्तों कि जिसको मृत समझ लिया था हमने, वही अगर हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाए तो भैया हमने तो सांप ही सूंघ लिया है। यानी कि सहम जाना, जिसका इंतजार नहीं था, हम चाहते नहीं थे भाई, इंतजार क्यों करें, हम तो चाहते नहीं अभी वो आए, और वो आ गया और उसके पीठ पीछे यानी वो आ रहा था, हम कह रहे थे फलाने हुए फलाने हुए, एकदम सामने देखा तो हमें क्या हो गया, सांप सूंघ गया, एकदम सहम गए, अरे यार ये क्या कह दिया, ये तो व्यक्ति यहीं खड़ा है। तो दोस्तों ये था अपन का आज का जो पार्ट, वो था कि मुहावरे जो हमने 260 तक कर लिए है, इसका एक पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा वो हम आपको
बहुत ही जल्द लाने हैं। तो दोस्तों चलते रहिए, कलम उठा के अपना कार्य करते रहें, क्योंकि ध्यान रखना 4th ग्रेड की भर्ती है, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनके एक एक बिंदु को आप अच्छे से पढ़ भी लोगे, अच्छे से दृष्टिपात नहीं करना, पढ़ना है, ये ध्यान रखना, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।